विद्यार्थियों नमस्कार। आप जुड़े हुए हैं आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म जिसका नाम है केमिस्ट्री बाय डी शर्मा। विद्यार्थियों, आपका अपना एक मोबाइल एप्लीकेशन है जिसका नाम है स्पीड लर्न। ये दोनों प्लेटफॉर्म आपके अपने प्लेटफॉर्म है। आप जुड़े हुए वर्तमान में मेरे साथ में आपके अपने YouTube चैनल केमिस्ट्री बाय डी शर्मा पर, और मैं डॉक्टर दीपेंद्र कुमार शर्मा आपका स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम बात कर रहे हैं आपकी माइनर केमिस्ट्री का सेकंड पेपर, जिसका टाइटल है, जिसका नाम है अप्लाइड केमिस्ट्री यानी अनुपयुक्त रसायन विज्ञान। उसकी यूनिट नंबर 3 जिसका नाम दिया हुआ है यहां पर प्रदूषण और उसके कारण, पोल्यूशन एंड इट्स कोसेस। उसका पार्ट 4 यानी चौथा वीडियो लेक्चर हम इस यूनिट का देख रहे हैं। यूनिट नंबर 3 का चौथा वीडियो लेक्चर है जिसमें हम पढ़ेंगे ध्वनि प्रदूषण के कारण और प्रभाव और निवारण, नॉइज पोल्यूशन, कोजेस एंड इफेक्ट ऑफ नॉइज पोल्यूशन और उसका प्रिवेंशन। तो विद्यार्थियों, अब हम चल रहे इस वीडियो लेक्चर को कंप्लीटली डिस्कस करने के लिए। उससे पहले हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट है, यदि वीडियो लेक्चर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, आपके क्लासमेट तक, आपके दोस्तों तक, आपके साथियों तक इस वीडियो को शेयर अवश्य कीजिएगा ताकि उनको भी लाभ मिल सके। कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। खास बात, यदि अभी तक आपने आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले, जिससे हमें एक मोटिवेशन मिलता रहे और इसी तरीके से हमेशा हम आपके साथ बने रहें और नए नए वीडियो लेक्चर लेकर आते रहें। तो विद्यार्थियों, देर ना करते हुए हम चल रहे हैं, बात करते हैं नॉइज पोल्यूशन, कोजेस एंड इफेक्ट ऑफ नॉइज पोल्यूशन, प्रिवेंशन। ध्वनि प्रदूषण के कारण और प्रभाव और उसका निवारण कैसे किया जाएगा, इन सबको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात आती है व्हाट इज नॉइज पोल्यूशन, ध्वनि प्रदूषण है क्या। तो इसके अंदर बात होती है कि सभी ध्वनियां ध्वनि प्रदूषण नहीं मानी जाती। खास बात याद रखिएगा, जितनी भी नॉट ऑल साउंड्स आर द कंसिडर्ड नॉइज पोल्यूशन। खास बात तो ये, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने 65 डेसिबल से अधिक ध्वनि को ध्वनि प्रदूषण माना है। द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन मींस WHO कंसिडर्ड नॉइज पोल्यूशन टू एनी साउंड अबाउट 65 डेसिबल। डेसिबल मतलब यूनिट है एक साउंड को मापने की, ध्वनि को मापने की। सटीक रूप से कहे तो 75 डेसिबल से अधिक ध्वनि हानिकारक हो जाती है और 120 डेसिबल से अधिक ध्वनि कष्टदायक होती है। तो मोर प्रीशियसली साउंड अबाउट 75 डेसिबल्स बिकम हार्मफुल एंड साउंड अबाउट 120 डेसिबल आर कंसिडर्ड अनोइंग। मतलब कहने का मतलब हमारे लिए बड़ी खतरनाक होती है वो कौन सी, 120 से ऊपर वाली टोन। परिणाम स्वरूप यह अनुशंसा की जाती है कि दिन के समय शोर का स्तर 65 डीबी से नीचे रखा जाए तथा यह इंगित करता है कि रात्रि का समय परिवेशी शोर के स्तर 30 डेसिबल से अधिक होने पर आरामदायक नींद असंभव है। तो क्या कहा गया, दिन में जो शोर है वो 65 डेसिबल से कम होना चाहिए और रात का जो शोर होता है, रात की जो साउंड्स होती है, रात में जो ध्वनियां आती है, मतलब जो ध्वनि प्रदूषण होता है वो 30 डेसिबल से भी कम होना चाहिए। ये WHO के अकॉर्डिंग बात हो रही है। जब अधिक ध्वनियों के कारण मनुष्यों को कठिनाई तथा बेचैनी हो जाती है तब उसे शोरगुल कहते हैं। ठीक है, तो व्हेन एक्सेसिव साउंड कॉज डिफॉर्म्स एंड द अननेसेसरी टू ह्यूमंस इट इज कॉल्ड नॉइस। यह शोरगुल दो प्रकार के होते हैं, एक तो प्राकृतिक स्रोतों से होता है तथा दूसरा मानवीय क्रियाओं से होता है। दिस नॉइस ऑकर्स इन टू वे, फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेस या नेचुरल सोर्सेस एंड फ्रॉम ह्यूमन एक्टिविटीज। दो प्रकार का प्रदूषण होता है, एक तो प्राकृतिक प्रदूषण होता है नॉइस में, ध्वनि प्रदूषण में, और एक मानव द्वारा निर्मित प्रदूषण होता है। जैसे बात कर हम लोग बादलों की गरज, नॉइस ड्यू टू थंडर्स, बिजली की गर्जना, लाइटिंग्स, अधिक तेज वर्षा, हेवी रेन्स, ठीक है, उसके बाद आंधी, स्ट्रॉम, वृष्टि यानी रेनफॉल, ये सभी प्राकृतिक स्रोत के प्रदूषण माने जाते हैं। ये सब क्या है, नेचुरल नॉइस पोल्यूशन के अंतर्गत आते हैं। जबकि नगरीय क्षेत्रों में स्वचालित वाहन, कारखानों, मिलों, रेलगाड़ी, वायुयान, लाउड स्पीकर, रेडियो, टेलीविजन, बैंड बाजा, धार्मिक पर्व और विवाह उत्सव में, ठीक है, इसके अलावा चुनाव अभियान, आतिशबाजी, कुकर की सीटी आदि में उत्पन्न ऊंचा शोरगुल मानवीय क्रियाओं के प्रतिफल है तथा ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न करता है। तो मानवीय क्रियाएं कितनी सारी है, तो देखिए यहां पर हम कारखानों, मिलों, रेलगाड़ी, वायुयान, लाउड स्पीकर, रेडियो, टेलीविजन, बैंड बाजा, धार्मिक पर्व, विवाह उत्सव, उसके अलावा यहां पर हमने दिया चुनाव अभियान, आतिशबाजी, कुकर आदि से उत्पन्न जो ऊंचा शोरगुल होता है, जो नॉइज पोल्यूशन के अंतर्गत रखा गया है।
इस प्रकार ध्वनि प्रदूषण के मुख्य कारक प्राकृतिक या कृत्रिम दो प्रकार के हो सकते हैं। कौन कौन से ध्वनि प्रदूषण के कारण की तरफ चलते हम लोग? ध्वनि प्रदूषण के कई स्रोत है, लेकिन यहाँ कुछ मुख्य स्रोत की हम बात करें तो बहुत सारे, पर हम कुछ ही को यहाँ आपको कंसिडर करेंगे, कुछ ही को हम समझाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं ट्रैफिक नॉइस, यातायात ध्वनि। शहरों में सबसे ज्यादा प्रदूषणकारी शोर यातायात से शोर होता है। उदाहरण के लिए कार का हॉर्न 90 डेसिबल और बस का हॉर्न 100 डेसिबल ध्वनि उत्पन्न करता था। मोस्ट polluting noise in cities is traffic noise. For example, a car horn produce 90 decibel and bus horn 100 dBs. हवाई यातायात शोर, शहरों के ऊपर उड़ने वाले विमानों की संख्या सड़कों पर चलने वाले कारों की संख्या से कम है, लेकिन उनका नॉइज पोल्यूशन सबसे अधिक होता है और एक विमान लगभग 130 डेसिबल से अधिक ध्वनि को उत्पन्न करता है। उसके बाद आता है कंस्ट्रक्शन साइट्स, निर्माण स्थल, जहां पर भवन निर्माण हो गया, पुल निर्माण हो गया, वो भी क्या करता है, वो भी पोल्यूशन डेवलप करता है। तो इमारतों और पार्किंग स्थलों के निर्माण और सड़कों व फुटपाथों की मरम्मत में काम में बहुत अधिक शोर होता है। आपने देखा होगा वहां मशीनें चलती रहती हैं। उदाहरण के लिए एक न्यूमेटिक ड्रिल, जो ड्रिल मशीन होती है ना, जो छेद करती है दीवालों में या रोड को तोड़ने के काम में आती है, उसमें 110 डीबी ध्वनि उत्पन्न करती है। मतलब कितनी, वो भी हमारे लिए हानिकारक होती है। खान पान और रात्रि जीवन, कैटरिंग्स एंड नाइट क्लब्स, बार, रेस्टोरेंट और छौते जो मौसम अच्छा होने पर बाहर फैलाती हैं, 100 डीबी से ज्यादा शोर पैदा कर सकते हैं। इसमें पब और क्लबों का शोर भी शामिल है। उसके बाद एनिमल्स, जो एनिमल्स होते हैं ना, हम देखा वो रात को हम जब सोते हैं तो कुत्ते भौंकते रहते हैं, तो वो भी एक प्रकार का ध्वनि प्रदूषण है। तो जानवरों द्वारा उत्पन्न शोर पर ध्यान नहीं दिया जा सकता है, लेकिन उदाहरण के लिए कुत्ते के रोने या भौंकने में लगभग 60 से 80 डेसिबल उत्पन्न होता है, जो हमारे लिए भी हानिकारक होता है, खतरनाक होता है। आगे, औद्योगिक गतिविधियां, फैक्ट्रियों, निर्माण स्थलों और खनन कार्यों से निकलने वाली शोर संगत ध्वनियां भी इसी के अंतर्गत आती है। उसके बाद घरेलू शोर, घरेलू उपकरण जैसे मिक्सर हमारे घर में काम में आता है, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, पंखे आदि का भी शोर शामिल है। पार्टी और सामाजिक आयोजन, शादी ब्याह, क्लब्स, डीजे पार्टी आदि से होने वाली तेज ध्वनियां भी इसके अंतर्गत रखी गई हैं। उसके बाद विज्ञापन, लाउड स्पीकर, सार्वजनिक स्थानों पर लगे लाउड स्पीकर और माइक से उच्च ध्वनियां उत्पन्न होती हैं। इसके बाद आते हैं प्राकृतिक कारण की तरफ आ जाते हैं। तेज हवाएं, बारिश, तूफान आदि से भी ध्वनि प्रदूषण हो सकता है, हालांकि मानव जनित प्रदूषण से बहुत कम होता है। यानी कभी कभी तेज हवाएं कभी कभी चलती है, बारिश भी 12 महीने तो होती नहीं है, इसलिए। अब ध्वनि प्रदूषण के इफेक्ट्स क्या है, इफेक्ट्स ऑफ नॉइज पोल्यूशन, उसकी तरफ हम चल रहे हैं कि इसके इफेक्ट क्या क्या है नॉइज पोल्यूशन के। ठीक है, तो अब देखो, पहला दिया यहां पर इफेक्ट ऑफ नॉइज पोल्यूशन, स्वास्थ्य पर प्रभाव, हेल्थ इफेक्ट। सबसे ज्यादा जो प्रभाव पड़ेगा हमारे हेल्थ पर पड़ता है। तो हेल्थ में क्या होगा, सबसे पहला यहां पर होगा सुनने की क्षमता में कमी आ जाएगी। लगातार उच्च आवाजों के संपर्क में रहने से सुनने की क्षमता में कमी हो सकती, जिससे बहरापन भी हो सकता है। नॉइज पोल्यूशन का बहुत बड़ा डिफेक्ट्स क्या है, हमारे कानों की सुनने की क्षमता कम हो जाएगी। उसके बाद मानसिक स्वास्थ्य पर असर, शोर की अधिकता से मानसिक तनाव, चिंता और अवसाद हो सकता है। यह नींद में भी व्यवधान डाल सकता है, जिससे अनिद्रा की समस्या आ सकती है। उसके बाद दिल और रक्तचाप पर भी असर होता है। ध्यान रखना, इफेक्ट्स ऑफ द हार्ट एंड द ब्लड प्रेशर, तेज शोर के कारण हृदय गति में वृद्धि और रक्तचाप में वृद्धि हो सकती है। आपने देखा होगा बहुत बार कि जो डीजे के सामने डांस करते रहते हैं या डीजे को बार बार सुनते रहते हैं, तो उनकी जो हार्ट बीट्स होती है वो बढ़ जाती है और उनको अटैक आने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। ध्यान रखना। तो कभी मैं खुद कह रहा हूं कि डीजे से दूर होना चाहिए, जो डीजे साउंड्स होते हैं जो शादी ब्याह में, चुनाव में, सब में इस्तेमाल होते हैं। उसके बाद आता है शारीरिक स्वास्थ्य पर प्रभाव, शोर प्रदूषण के कारण शारीरिक समस्याएं जैसे सिर दर्द, मतली और तंत्रिका तंत्र पर दबाव भी डाल सकता है। उसके बाद आता है प्राकृतिक जीवन पर असर, इफेक्ट ऑन नेचुरल लाइफ, शोर से जानवरों की जीवन शैली प्रभावित हो सकती है। पक्षी और अन्य जानवर जिनके लिए ध्वनि संचार का एक तरीका होती है, वे शोर के कारण विचलित हो सकते हैं। इसके बाद आती मछलियों के बारे में बात करें यहां पर हम, कि मछलियां भी इस तरीके की कंडीशन को डेवलप कर सकती हैं। तो यहां पर बात हो रही किसी मछलियां और अन्य जल जीव के लिए पानी के नीचे के शोर भी संकट का कारण बन सकता है, क्योंकि जीव ध्वनि तरंगों के द्वारा संचार करते रहते हैं। मानव संबंधों पर प्रभाव, ध्यान रखना, इफेक्ट्स ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप, ध्वनि प्रदूषण के कारण पड़ोसियों के बीच आपसी रिश्ते में कभी कभी तनाव भी पैदा हो जाता है। हमने देखा होगा कि कोई पड़ोसी बहुत ज्यादा मतलब आवाज में कोई गाने चला रहा है, कोई सॉन्ग चला रहा है, कोई म्यूजिक चला रहा है, तो उससे भी दूसरा पड़ोसी डिस्टर्ब होता है और फिर वहां पर झगड़े भी पैदा हो सकते हैं, क्योंकि अत्यधिक शोर से शांति और आराम में ध्वनि विघ्न आ जाता है। ध्वनि प्रदूषण का निवारण क्या, प्रिवेंशन क्या है?
तो कानूनी उपाय, सबसे पहले लीगल मैसेज की बात करते हैं। कई देशों में ध्वनि प्रदूषण के खिलाफ कानून बनाए गए, जैसा कि नॉइज पोल्यूशन रेगुलेशन कंट्रोल रूल्स। ठीक है, इन कानूनों का पालन सुनिश्चित करना चाहिए और शोर स्तर को निर्धारित सीमा तक रखने के लिए निगरानी करना चाहिए। उसके बाद आता है टेक्निकल मैसेज, उसकी बात करते हैं हम लोग, मेजर्स की बात करते हैं। तकनीकी उपाय, ध्वनि अवरोधक, ध्वनि को अवशोषित करने वाले सामग्री जैसे ध्वनि अवरोधक दीवारें, खिड़कियां और छतें लगाना चाहिए। उसके बाद आता है कम शोर करने वाले वाहन, वाहनों को कम शोर करने वाले तकनीक से लेस करना होगा और गाड़ियों की नियमित जांच करना होगी। उसके बाद इलेक्ट्रिक उपकरणों का चयन, कम शोर करने वाले घरेलू उपकरणों का भी आपको चयन करना होगा जो कम आवाज निकालते हों। सामाजिक उपाय, सोशल क्या है, सोशल जो हम रास्ते दिखाएंगे वो क्या है, तो शोर के समय सीमा का पालन करना, लोगों को जागरूक करना कि वे समय समय पर शोर की सीमा का पालन करें, खासकर रात के समय। आप लोग अच्छे से जानते होंगे इंडिया में एक नॉइस कंट्रोल एक्ट बना हुआ है भारत के अंदर, जिसमें रात को 10 बजे बाद में जितने भी शादी ब्याह के अंदर जो डीजे चलते हैं, जो साउंड चलते हैं, जो म्यूजिक चलते हैं, उन पे प्रतिबंध रोक है। 10 बजे बाद उनको चलाया नहीं जाता है, और चलाया भी आएगा तो उनका जो म्यूजिक रहेगा वो 30 डेसिबल से कम होना चाहिए। ध्वनि प्रदूषण के प्रति जागरूकता बढ़ाना, स्कूलों, कॉलेजों और अन्य सार्वजनिक मंचों पर ध्वनि प्रदूषण के खतरों और उसके निवारण के लिए जानकारी फैलाना। उसके बाद बात करते हैं प्राकृतिक उपाय, वृक्षारोपण, पेड़ पौधों ध्वनि को अवशोषित करने में मदद करते हैं और इसलिए हरे भरे इलाकों में शोर कम होता है। तो मतलब उसका ट्री प्लांटिंग यानी वृक्षारोपण करना चाहिए। ध्वनि प्रदूषण का निवारण केवल कानूनी या तकनीकी उपायों से नहीं होता है, बल्कि समाज के हर स्तर पर जागरूकता और जिम्मेदारी से ही संभव होता है। अगर हम सभी मिलकर इस समस्या का समाधान करने की कोशिश करें तो निश्चित रूप से इसके प्रभाव को कम किया जा सकता है। बात करते हैं नॉइज पोल्यूशन कंट्रोल एक्ट, शोर नियंत्रण अधिनियम, जो मैं भी बात कर रहा था। शोर नियंत्रण अधिनियम भारत में ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए बनाए गए कानूनी उपायों का एक हिस्सा है, एक पार्ट है। यह अधिनियम ध्वनि प्रदूषण के प्रभावों को कम करने और लोगों के स्वास्थ्य और आराम को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लागू किया गया है। कौन सा? नॉइज पोल्यूशन कंट्रोल एक्ट। बात करते हैं इसमें नॉइज पोल्यूशन रेगुलेशन एक्ट कंट्रोल एक्ट रूल 2000। अगर 2000 का नियम क्या है ध्वनि प्रदूषण में? इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य सार्वजनिक स्थानों और वातावरण में ध्वनि स्तर को नियंत्रित करना, ताकि लोगों के स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव न डाले। शोर स्तर की सीमा, औद्योगिक क्षेत्रों में दिन के समय शोर का स्तर 75 डेसिबल से अधिक नहीं होना चाहिए और रात के समय 70 डेसिबल से भी अधिक नहीं होना चाहिए। ध्यान रखना, इसका ध्यान रखा गया है। वाणिज्य क्षेत्रों की बात करें तो वाणिज्य क्षेत्रों में दिन के समय 65 डेसिबल और रात के समय 55 डेसिबल से अधिक नहीं होना चाहिए। मतलब जो कमर्शियल एरियाज होते हैं उनकी बात हो रही है। आवासीय, जहां हम लोग रहते हैं, रेसिडेंशियल एरिया, उसमें नॉइज पोल्यूशन दिन के समय 55 डेसिबल और रात के समय 45 डेसिबल से अधिक शोर नहीं होना चाहिए। ये रेगुलेशन एक्ट जो उसके अंदर बताया गया है। विशेष क्षेत्र जैसे अस्पतालों, स्कूलों और धार्मिक स्थलों के पास शोर की सीमा और भी कड़ी होती है, जहां दिन में और रात में दोनों समय 50 डेसिबल से अधिक की ध्वनि नहीं होना चाहिए। अब ध्वनि प्रदूषण के लिए जिम्मेदार कौन है? रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें तो स्थानीय प्राधिकरण जैसे नगर निगम, पुलिस को शोर प्रदूषण या ध्वनि प्रदूषण के स्तर को नियंत्रित करने की जिम्मेदारी दी गई है। पुलिस विभाग के शोर स्तर यानी कि ध्वनि प्रदूषण को निरीक्षण करने और आवश्यक करने पर कार्रवाई करने का भी अधिकार दिया गया है। अब हमारी जिम्मेदारी क्या? पब्लिक और सिटीजन रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? आम नागरिकों को भी शोर प्रदूषण के प्रति जागरूक किया गया है और उन्हें भी नियंत्रित करने के लिए सहायक बनाया गया है। यदि कोई व्यक्ति ध्वनि प्रदूषण का कारण बनता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। बात करते लाउड स्पीकर और ध्वनि यंत्रों का उपयोग। शादियों, पार्टियों और अन्य सार्वजनिक आयोजनों में लाउड स्पीकर और ध्वनि यंत्रों का उपयोग करने के लिए अनुमति प्राप्त करना आवश्यक होती है। बिना अनुमति के आप लाउड स्पीकर नहीं चला सकते हैं। यह अनुमति स्थानीय पुलिस विभाग द्वारा दी जाती है और अनुमति केवल निर्धारित समय सीमा के भीतर ही कार्य करती है। उदाहरण के लिए शादी समारोह में शोर 10 बजे रात तक ही हो सकता है, जो मैं आपको भी कह रहा था। उसके बाद शोर की सीमा को आपको कम करना पड़ेगा, ध्वनि प्रदूषण की सीमा को कम करना पड़ेगा। अब इसके लिए पेनल्टीज क्या है, दंड क्या है? यदि कोई व्यक्ति या संस्था इन नियमों का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है। जुर्माना और जेल दोनों की संभव है, उल्लंघन की गंभीरता के आधार पर तय किया जाता है। पहले अपराध पर जुर्माना हो सकता है, लेकिन पुनरावृत्ति पर सजा भी हो सकती है। तो विद्यार्थियों, हम ये बात कर रहे थे नॉइज पोल्यूशन की। अगला वीडियो लेक्चर जो हमारा पार्ट आएगा उसमें पढ़ेंगे ई वेस्ट पोल्यूशन, कॉजेज एंड इफेक्ट्स ऑफ ई वेस्ट पोल्यूशन, प्रिवेंशन की बात करेंगे नई शिक्षा नीति के अनुसार। एक और आपको मैं महत्वपूर्ण जानकारी दे दूं कि जो नोट्स अभी हम यहां पर पढ़ रहे हैं, यदि आप उनका पीडीएफ, जो अभी हमने पूरा वीडियो लेक्चर देखा है, यदि आप उसका पीडीएफ नोट्स चाहते हैं
तो आपके मोबाइल के प्ले स्टोर में जाइए। आपके मोबाइल के कहां पर जाना आपको, आपके मोबाइल के प्ले स्टोर में जाइए और वहां पर सर्च कीजिएगा SPEEDLEARN। स्पीड लर्न आपका अपना मोबाइल एप्लीकेशन है, आपको सर्च करना होगा। सर्च करने पर ऐसा एक लोगो बना हुआ आपको एप्लीकेशन दिखाई देगा। क्लियर है? जैसा ये आपको मैंने आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूं, थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूं, देख रहे हैं आप लोग, तो ये आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा। आपको करना क्या है, इसको डाउनलोड करना है आपके मोबाइल में, स्पीड लर्न को। एक आपका मोबाइल नंबर डालना है, ओटीपी डालना है और उसके बाद में आपके मोबाइल में आपका मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड हो जाएगा और वहां पर जाकर मात्र 51 रुपए यानी कि 51 रुपए चार्ज कर आप आपके मोबाइल एप्लीकेशन की मदद से आप ये पीडीएफ नोट्स पढ़ सकते हैं। तो विद्यार्थियों, मैं इसी के साथ डॉक्टर दीपेंद्र कुमार शर्मा आपसे विदा लेता हूं। नए वीडियो लेक्चर के साथ पुनः आपसे मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।